हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पीएल स्किल से संबंधित कई प्रोग्राम्स बताए, बनाना सिखाया और उसको एग्जीक्यूट करना सिखाया। पिछली वीडियोज में आपने सीखा कि प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं, ऐसे। और फिर ट्रिगर और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताया गया। कुछ स्टूडेंट्स द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि हमें आप एसक्यूएल में यूज होने वाले कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताइए। तो इसलिए आज हमने टॉपिक रखा है कॉन्स्टेंट इन एसक्यूएल। कॉन्स्टेंट्स होता क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बता दूं कि जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते समय आप प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल, चेक, डिफ़ॉल्ट, फॉरेन की की जगह रेफरेंसेस यूज करते हैं। इन्हीं को एसक्यूएल में कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट थ्योरिकल रूप से बात की जाए तो कांस्टेंट्स इज अ सेट ऑफ रूल्स which is used to limit the type of data that can go into a table। मतलब कांस्टेंट्स रूल्स का एक सेट होता है, एक ऐसे रूल्स को डिफाइन करता है जो कि हम टेबल पर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने प्राइमरी की अप्लाई की टेबल के किसी कॉलम में, तो प्राइमरी की जब टेबल के किसी कॉलम में फील्ड में अप्लाई करते हैं तो मतलब वहाँ पे हम एक रूल सेट कर देते हैं कि उस टेबल के उस स्पेसिफिक कॉलम में केवल यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, किसी भी वैल्यू की डुप्लीकेसी नहीं होगी। अगर हमने नॉट नल अप्लाई कर दिया है तो उसका मतलब होता है कि उसमें वैल्यू फिल करना कंपलसरी है ना। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का कलेक्शन, रूल्स का सेट होता है जो कि टेबल के फील्ड में अप्लाई किया जाता है। जो और टेबल के फील्ड में हम अप्लाई कब करते हैं? जब टेबल को क्रिएट करते हैं। अगर जो हमने रूल्स अप्लाई किए हैं, जो कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, अगर उसमें उनमें कोई चेंजेस करना है तो हम फिर अल्टर कमांड का यूज करते हैं, है ना। अब ये हम डिफाइन क्यों करते हैं? कांस्टेंट को डिफाइन क्यों करते हैं? कांस्टेंट को डिफाइन करने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि डेटाबेस टेबल के इनसाइड में डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। डेटाबेस टेबल के में जो रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं उनकी इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। एसक्यूएल में बेसिकली 6 टाइप्स के कांस्टेंट सपोर्ट होते हैं। प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल, चेक, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट, है ना। अब देखिए, हमने यहाँ पर दो टेबल बनाई है। एक एमपी टेबल का हमने स्कीमा डिफाइन किया है कि एमपी टेबल का कोड लिखा है, एसक्यूएल कोड। अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट कर देंगे ओरेकल में तो टेबल क्रिएट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे ई आई डी में हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है। प्राइमरी की डिफाइन से करने से क्या हो कि एमपी टेबल की ई आई डी में कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर अगर कोई इम्प्लाई आईडी एक इम्प्लाई को अलॉट की गई है तो सेकंड इम्प्लाई को किसी अन्य इम्प्लाई को वह आईडी अलॉट नहीं की जा सकती, उसका रिकॉर्ड ही इंसर्ट नहीं होगा। हमने ई नेम को डिफाइन किया है नॉट नल। नॉट नल से क्या होगा कि वैल्यू फिल करना कंपलसरी, यानी हम अगर किसी इम्प्लाई का रिकॉर्ड एंट्री करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ई नेम यानी इम्प्लॉय नेम फिल करना कंपलसरी है। जेंडर में हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यूज किया है। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय अगर कोई वैल्यू वहाँ पे पास ना करें, जेंडर की वैल्यू फिल ना करें, तो उस समय ऑटोमेटिक या बाई डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर एम वैल्यू इंसर्ट कर लें। यहाँ पर एम डिपेंड करता है मेल को, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने रेफरेंसेस यूज किया। रेफरेंसेस
DPT ID है ना। तो ये बता रहा है कि यहाँ का जो इम्प्लाई टेबल का DPT ID है, ये इम्प्लाई टेबल का DPT ID है, रेफरेंसेस यानी रेफरेंस दे रहा है किस टेबल का, DPT टेबल। DPT टेबल ये जो ऊपर बनाई है, और वहाँ पर उस फील्ड का DPT ID नंबर दिया जाएगा। दैट मीन्स इसका अर्थ यह है कि इम्प्लाई टेबल में डिपार्टमेंट आईडी केवल वही इंसर्ट होगा जो DEPT टेबल में डिपार्टमेंट आईडी मौजूद हो, है ना। अगर आप किसी इम्प्लाई का रिकॉर्ड एंट्री करने जा रहे हैं और इम्प्लाई आईडी आप D001 इंसर्ट कर रहे हैं और वह आईडी D001 DEPT टेबल में नहीं है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। इसीलिए हम फॉरेन की इसे इसे फॉरेन की कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की वैल्यू, इस फील्ड की वैल्यू किसी अन्य टेबल की फील्ड पर आधारित होती है, यानी फॉरेन टेबल, फॉरेन यानी बाहरी, यहाँ पे मतलब हुआ फॉरेन टेबल पर, इसलिए इसको फॉरेन की बोलते हैं। और फॉरेन की को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस वर्ड की वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट नल अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट, आप यहाँ पे कलर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर यूज किया वही अपने कॉन्स्टेंट का कलर यहाँ डिफाइन किया है। तो चेक कॉन्स्टेंट का यूज होता है बिजनेस रूल्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने सैलरी डिफाइन किया नंबर 72, दैट मीन्स जो सैलरी होगी उसमें के टोटल 7 डिजिट्स होगी। जैसे हमने लिख दिया 15,000.0 जी, तो टोटल डिजिट्स कितनी है, 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। और लेकिन फिर कॉमा 2 क्यों लगाया, क्योंकि हमको यहाँ पे डिफाइन करना टोटल 7 डिजिट्स होंगी और डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट होंगी, है ना। यानी कि यह 5 अंक का वैल्यू स्टोर करेगा, यानी यह स्टोर करेगा 0 से 99999 इस बीच की वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं कि जो सैलरी इनपुट हो वह मिनिमम 9,000 और मैक्सिमम 60,000 हो, तब हम चेक कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो जैसा हमने अभी बताया कि हम किसी टेबल के फील्ड में बिजनेस रूल्स को अप्लाई करने के लिए चेक कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे चेक कांस्टेंट यूज करेंगे। फिर है यूनिक कांस्टेंट। तो देखिए यूनिक कांस्टेंट और प्राइमरी की कांस्टेंट में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। जैसा प्राइमरी की कांस्टेंट कार्य करता है उसी तरह यूनिक की कांस्टेंट कार्य करता है। लेकिन किसी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की इंसर्ट कर सकते हैं, एक से अधिक प्राइमरी की इंसर्ट या अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में हमको यूनिक की आवश्यकता होती है। यूनिक की भी प्राइमरी की तरह डुप्लीकेसी को रोकता है, लेकिन यूनिक की प्राइमरी की तुलना में एक सिंगल नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह हमने सभी की कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब देखिए जैसे हमको इसके अकॉर्डिंग हमको टेबल बनानी है। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि सर हमने रेफरेंसेस को फॉरेन की का यूज नहीं किया है। तो अगर फॉरेन की का यूज करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी मास्टर टेबल है या पेरेंट टेबल है और कौन सी चाइल्ड टेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे DEPT टेबल और MP टेबल में, तो जो DEPT ID है वह डिपार्टमेंट टेबल पे डिपेंड है, इसलिए मास्टर टेबल या इंडिपेंडेंट टेबल कौन सी है आपकी, DEPT टेबल है। तो जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप DEPT टेबल को क्रिएट करेंगे। देखिए हम DEPT टेबल क्रिएट करते हैं, कॉपी कर लिया कमांड को, आप जाते हैं ओरेकल में, सेलेक्ट किया, रन करते हैं, टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएट हो गई, है ना। अब आप इम्प्लाई टेबल को क्रिएट करिए। ध्यान रखिए अगर आप पहले इम्प्लाई क्रिएट करेंगे तो इम्प्लाई क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट टेबल नहीं क्रिएट हुई है तो आपकी यह कमांड रन नहीं होगी, एरर आएगी, है ना। तो इस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। आप जैसे इस कमांड को रन करना है, सेलेक्ट किया, रन किया, हमारी दूसरी टेबल भी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप अगर यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं तो पहले आप डिपार्टमेंट टेबल में एंट्री करेंगे रिकॉर्ड की, इंसर्ट इनटू DEPT वैल्यूज D001 कॉमा डिपार्टमेंट नेम EDP, दो फील्ड है सिर्फ, सेलेक्ट करके इसको रन कर दीजिए, 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और अब हम इम्प्लाई टेबल में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू EMP
वैल्यूज फील्ड देख लीजिए, EID 1001, ई नेम महेश, फिर जेंडर मेल, डिपार्टमेंट ID D002 हम करते हैं, 1 नहीं करते हैं, है ना। फिर डिजिग्नेशन एनालिस्ट, सैलरी 55,000.00, कॉमा, ईमेल ID ये mahesh@gmail.com। देखिए रन करते हैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड, है ना। क्या बोल रहा है, पेरेंट की नॉट फाउंड। इसका रीज़न ये है कि जो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट ID D002 इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे DPT टेबल में भी मौजूद ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं किया है। अगर यहाँ पे हम D001 करके इंसर्ट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, है ना। तो दैट मीन्स केवल इम्प्लॉय टेबल में वही रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे जिनके डिपार्टमेंट ID केवल वही हो जो डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद हो। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने SQL में सपोर्ट होने वाले कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको नए टॉपिक के साथ लाएंगे। थैंक यू।